हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और अब तक स्टोरी कैसी लग रही है ये भी बताएं। क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर यहीं बंद कर देना चाहिए? वैसे करूँगी तो मैं अपने मन का, बस ऐसे पूछ रही हूँ, तो ज़्यादा खुद को स्मार्ट मत समझना। हाँ नहीं तो चलो स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बच्चे के रेस्क्यू के बाद रवीना फिर से उस कैफ़े में जाने का सोचती है, लेकिन अब वो वहाँ जाकर क्या बोलेगी इस बात से ही उसे घबराहट हो रही थी। आज तक रवीना को किसी चीज़ को लेकर इतनी घबराहट नहीं हुई थी। फिर उसे इस डर का क्या कारण है वो समझ में ही नहीं आ रहा था। वो समझना चाहती थी कि एक छोटी सी लड़की से जो महज उससे 2 या 3 साल छोटी होगी, वो इतना क्या डर रही है, वो इतना क्या उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। और इसी उधेड़-बुन में रवीना बाइक से कैफ़े कॉन्टेस पहुंच चुकी थी। बाइक से उतरती है, चेहरा थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर तेज अब भी पहले जैसा था। जेब में हाथ, कंधे पर बैग, दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। काउंटर के पीछे से ईसा कुछ ऑर्डर सजा रही थी। नजरें उड़ती है, दोनों की आंखें टकराती है। कुछ सेकंड सन्नाटा। ईशा ठंडे लहजे में, अब समय है आपके पास? रवीना सधी हुई आवाज में कहती है। बस चाय का कर्ज चुकाने आई थी। ईशा तेजी से मुड़ती है। चाय का नहीं, इज्जत का भी। टेबल छोड़कर चले जाना, वो भी जब ऑर्डर दे दिया हो। रवीना आहिस्ता चलते हुए काउंटर तक आती। ऑर्डर दिया था, टिश्यू पर माफ़ीनामा भी लिखा था। पढ़ा नहीं आपने? ईसा कटाक्ष में उससे कहती है। हाँ पढ़ा था। सुकून से चाय पीने का समय बहुत महंगा होता है। आपके लिए सब कुछ टाइमिंग और पैसा है ना? लगता तो ऐसा ही है, सारे पुलिस वालों के लिए होता है। रवीना उसे सीधे देखती है। आपके पास सब कुछ भावनाएं हैं और बिना कुछ पूछे जज कर लेना, यही है ना? और ईशा बस उसे देखती है। रवीना उससे कहती है, जिम्मेदारी हर किसी के पास होती है और जब जिम्मेदारी भारी हो तो जो आना पड़ता है। ईशा आहिस्ता से चलकर उसके पास आती है। जिम्मेदारी होती है लेकिन तमीज वो चुनना पड़ता है। मुझे नहीं लगता आप में है। रवीना, मैं माफ़ी छोड़ कर गई थी चाय के साथ, वो काफ़ी होना चाहिए था। काफ़ी वो कभी होता ही नहीं, खास करके वहाँ जहाँ लोग खुद को जिम्मेदार कहकर बाकी सबको गैर जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अब रवीना को गुस्सा आ रहा था। थोड़ी तल्खी में वो कहती है, तो आप चाहती हैं कि मैं हर बात का हिसाब दूँ, हर बार सफाई दूँ आपको? नहीं, और मैं ये जानना भी नहीं चाहती। मैं बस चाहती हूँ कि जब आप किसी टेबल पर बैठे तो उस टेबल को हल्का तो ना समझें। अब रवीना संयम के साथ खड़ी रहती है। मैं हल्के वजन की नहीं हूँ, बस हमेशा भारी रहने की आदत हो गई है। ईशा उसे देखती है जैसे उसकी बातों की गहराई को समझ रही हो, और फिर कहती है, और दूसरों की जगह पर बैठे बैठे भूल जाती हैं कि सामने वाला भी इंसान है, वेटर नहीं। रवीना सीधे उसे देखती है। मैंने कभी आपको छोटा नहीं समझा। थोड़ा पास आते हुए ईसा ने कहा, तो फिर वो लिख कर पैसे छोड़ कर जाना क्या था? किसी भी जगह की रिश्तों की रसीद? रवीना, उस वक्त और कोई तरीका नहीं था मेरे पास। अगर वो ना करती तो आपको और बुरा लगता। ईशा उसे देखती है। कभी कोशिश तो की होती, होता या ना वो हम देख लेते, पर शायद कोशिश करना आपकी फितरत नहीं होगी। रवीना आवाज़ धीमी पर तीखी करती है। कभी कभी कोशिश से पहले लोग थक जाते हैं और आप जैसी बातें थकाने के लिए काफ़ी होती है। ईशा हल्की मुस्कुराहट जैसे सार्केज़म में उसकी बात को उड़ाना चाह रही हो। आप जैसे लोग सिर्फ 2 किस्म के होते हैं, जो जीतने आए हो या जिन्हें हार माननी नहीं आती। बीच का आपके पास कुछ नहीं होता। रवीना थोड़ा आगे झुकती है। बीच का कुछ आप जैसे लोग ढूंढते हैं, फैसलों से डरने वाले लोग। ईशा सांस मानो रोक चुकी थी, फिर एक लंबी सांस खींचती है। और आप जैसे लोग फैसले सुना देते हैं जिनका असर दूसरों पर होता है, खुद पर नहीं। कुछ पल की चुप्पी छा गई थी।
वेल, स्वागत करने का तरीका काफ़ी अच्छा है आपका। क्या मैं बैठ सकती हूँ? ईशा उसे देखती है। बैठिए, पर ऑर्डर तभी लूँगी जब आप जवाब दें। अब वक्त है आपके पास या फिर से कोई रेस्क्यू कॉल आ जाएगा? रवीना उसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। चाय के लिए वक्त है, पर यह मत सोचना कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए आई हूँ। ईशा हल्की मुस्कुराहट कड़वाहट के साथ चेहरे पर उभार कर कहती है, इम्प्रेस करने लायक कुछ किया भी नहीं है आपने, तो इतना वहम मत पालिए। रवीना उसकी ओर देखती है और फिर आईब्रो उठाकर कहती है, फाइन, तो इस बार चाय बस काली गाढ़ी और इलायची वाली हो। मुंह मोड़ते हुए ईसा खुद में बड़बड़ाती है, जहर भी हो तो भी परोसूंगी। आप जैसे लोगों के लिए स्पेशल सर्विस है मेरे पास। रवीना धीरे से कहती है, तुम्हारा जहर बाकियों की दवाई से तो बेहतर ही होगा। ईशा कुछ पल बस उसे घूरती रही, फिर चाय की तरफ मुड़ जाती है। बर्फ अब गिरनी बंद हो गई थी, पर हवा में वही तलखी अभी भी बाकी थी और इसके साथ ही वो चाय बनाने में बिजी थी। तभी रवीना उसके पास आकर कहती है, आपके छोले भटूरे के सामने ऑपरेशन हो गया। एक बच्चा किडनैपिंग केस। जिंदगी और मौत के बीच चाय नहीं पी जाती, बस इसीलिए गई थी। ईसा उसे देखती है, तो क्या बता कर नहीं जा सकती थी? इंसानियत दिखाना मना है आपके उसूलों में? रवीना उसे देखती है। मेरे उसूलों में ड्यूटी सबसे ऊपर है, और हाँ, बताना चाहिए था, आप सही हैं। ईसा अब थोड़ी नरमी दिखाती है, तो अब क्यों बता रही हैं? पैसे रखने की इतनी जल्दी थी तो फिर पैसे से ही नाप दिया आपने हमें तो। ईसा थोड़ी देर फिर चुप होती। रवीना, अच्छा ठीक है, आज की कॉफ़ी के पैसे नहीं दूंगी, चलेगा? नहीं, मैं घाटे का सौदा नहीं करती। कल भी चाय बर्बाद हुई थी, आज भी होगी अगर तो देना तो पड़ेगा। मतलब मेरा पीना चाय बर्बाद करना है? अब जिसकी जुबान में थोड़ी भी मिठास नहीं है वो चाय पिए तो क्या ही कहा जाए। रवीना धीरे से, आपके ऑर्डर की चाय बन रही है, तब तक वहाँ जाकर बैठ जाइए। हर बार कुर्सी छोड़कर उठना ज़रूरी नहीं है। खैर, आप इतनी धीरे बड़बड़ाती हैं कि मुझे सुनना पड़ता है कि आप कह क्या रही थी, और सुनने की ज़रूरत क्यों है? रवीना उसके पास आती है जवाब देने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ईशा बस उसे देखती है। दे दिया ऑर्डर? और कोई फरमाइश है आपकी? रवीना धीरे से कहती है, हाँ है, बोलिए। बस चाय को मुस्कुराहट के साथ सर्व करना अनिवार्य है। ईसा पलटती है, आप बेहद बदतमीज हैं। और रवीना उसकी ओर हंसते हुए देखकर फिर से चेयर पर बैठ जाती है। बदतमीजियाँ अक्सर अकेलेपन का कवच होती है मैडम। और ईशा रुक कर फिर से पीछे पलटती है। आपके पास बहस का टैलेंट बहुत है, पर इमोशन में कन्वीनियंस कम है। और आपके पास इमोशन बहुत है, पर लिमिट तय करने का हुनर तो भगवान ने आपको भी नहीं दिया है। ईशा हल्की हंसी हंसती है, तो हम दोनों ही बुरे ग्राहक हैं एक दूसरे के लिए। और रवीना टेबल पर ही हाथ सिर को लगाकर उसे देखती है। शायद, या फिर सबसे अच्छे। ईसा नज़रें नहीं मिलाती है। आपको कोई हक नहीं कि बिना ऑर्डर किए टेबल छोड़ दें, रवीना कहती है, और आपको हक है कि मेरे हर कदम पे फैसले सुनाएं। ईसा की आंखों में अब नरमी झलक गई थी। मैं फैसला नहीं सुना रही, एहसास कराती हूँ। आप तो शायद डरती हैं एहसासों से। रवीना जैसे नज़रें फेर लेती है, कुछ देर मोबाइल में देखती है, और फिर जैसे जवाब देना ज़रूरी था, क्योंकि जब महसूस किया तो वो काफ़ी नहीं था मेरे लिए। अच्छा, उस समय भी चाय बनाई थी किसी ने? रवीना, नहीं, तब सिर्फ अकेलापन उबाला गया था। ईशा धीरे से, अब बना जो चाय, कब से तो वेट कर रही हूँ। बन गया है। और उसके पास लाकर चाय का कप रख देती है। पर इस बार चाय बैठकर पीना चाहती थी वो। ईसा मुस्कुराती है और मुड़कर किचन की तरफ चली जाती है। बैकग्राउंड में धीमा गिटार बजता है। रवीना पहली बार जैसे खुद को इतना हल्का महसूस कर रही थी, और ये उसके लिए एक नया एहसास था। वो एहसास जिससे वो छूटना चाहती थी, जिससे वो निकलना चाहती थी। चाय पीने के बाद वो फिर से काउंटर पर जाती है और ईशा को देखकर कहती है,
कितने पैसे हुए? खैर, आपकी लड़ाई ने तो मेरा सर भी घुमा दिया, लेकिन आपके चाय के पैसे दिए जा चुके हैं। कल आपने 200 रुपये दिए थे, उसमें मैनेज हो गया, आप जा सकती हैं। रवीना उसे देखती है। आप अपने कैफ़े में आने वालों को ऐसे ही भगाती हैं? नहीं, बस उन्हें भगाती हूँ जिन्हें बोलने, चलने और बात करने का सलीका नहीं पता। या तो लोग मुझसे सलीका सीखते हैं या फिर मेरा कैफ़े छोड़ देते हैं। अब मुझे देखना है कि आप इन दोनों में से कौन सी वाली हैं। रवीना जैसे अब उसकी बातों को गौर से सुनने लगी थी। और अगर मैं इन दोनों में से ना हुई तो? ईशा की बोलती बंद हो गई थी। रवीना उसे देखती है, मुस्कुराती है और इसके साथ ही वहाँ पड़े एक चॉकलेट के डब्बे से चॉकलेट निकालती है, डब्बा बंद करती है। चॉकलेट खाते हुए वो वहीं पर रख देती है। खैर, मेरे लिए आप ये रैपर फेंक देंगी प्लीज़? और इसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। ईशा अब भी उसे देख रही थी जैसे उस आँखों ने कोई चैलेंज किया था। उन आँखों ने ईशा को कुछ बतलाया था और कुछ छिपाया भी था। ईशा उस चीज़ों को जानना चाहती थी। क्या थे ये एहसास जो उसे वहीं पर थाम गए थे? और रवीना जाते जाते एक बार फिर से कैफ़े के गेट से मुड़कर ईशा को देखती है, जो अब उस रैपर को हाथ में पकड़े अपनी दांत पीस रही थी। वो मुस्कुराती है और जाकर अपनी बाइक स्टार्ट करती। रास्ते में कितनी देर तक रवीना मुस्कुराती रही, उस चेहरे को याद कर, उन बातों को याद कर। और अचानक से उसे याद आता है कि वो रवीना सिंह है और वो हंसी जैसे कहीं गुम हो जाती है, जैसे समय बदल गया था एक बार फिर से। और इस समय बदलने के साथ ही रवीना के अंदर भी कुछ बदल गया था। कैफ़े बंद करने के बाद ईशा अपने घर जाती है। रात का खाना खाकर छत पर बैठी थी। तभी ईशा की बचपन की दोस्त शालू, तेज, प्रैक्टिकल और फायरसली लॉयल। और बात जब ईशा की आती थी तो शालू वो खुद को भी खो देने को तैयार रहती थी। उसके लिए ईशा सिर्फ दोस्त नहीं थी, उसकी वो अधूरी चाहत थी जिसे उसने कभी खुद से भी कबूल नहीं किया था। दोस्ती की टूट जाने का डर कभी उस चाहत को जुबां पर नहीं ला पाया था। और छत पर बैठी ईशा के पास जाकर शालू बैठ जाती है। ईशा छत पर बैठी स्केचबुक में कुछ बना रही थी और 2 कप चाय लिए आती शालू ने उससे कहा, चाय बना दी मैंने, तू वैसे भी चाय छोड़ नहीं सकती और मैं तुझे। ईशा मुस्कुरा कर कप लेती है। वेल थैंक यू, और तू तो मेरी आत्मा की रक्षक है मेरी जान। शालू बैठ जाती है। चुपचाप कुछ देर तक ईशा को देखती रही और फिर उसके स्केचबुक पर, आज क्या बना रही है? आज किसने दिमाग से खेल लिया तेरे? किसी ने नहीं, बस कुछ लोग बेहद बदतमीज होते हैं, लेकिन उनकी बदतमीजी में कुछ बातें ऐसी निकल जाती है जो काफ़ी सटीक होती है। शालू बस उसे देखती रही और फिर कहती है, तू बदल गई है, तू जानती है ना? ईशा अचानक से नज़रें उठाती है और फिर मुस्कुराकर स्केचबुक की तरफ देखने लगती है। अच्छा, कैसे? पहली बार जब वह हर बात मुझसे शेयर करती थी और अब आधे वक्त तेरे चेहरे पर कोई न कोई कहानी चलती रहती जिसे मैं चाह कर भी नहीं पढ़ पाती। ईशा उसे देखती है। कुछ भी नहीं बदला शालू, बस वक्त थोड़ा तेज भागने लगा है। और इसके बाद फिर अचानक से चाय में डूब जाती हैं ये दोनों। कुछ देर हवा जैसे इन दोनों के बालों को लहराते हुए इन्हें आराम दे रही थी और अचानक से शालू ने पूछा, तूने कभी प्यार किया है? ईशा हंसने की कोशिश करती है। ये कोई रैपिड फायर चल रहा है क्या? शालू फिर से बेहद गंभीर में, नहीं, मैं बस सच में जानना चाहती हूँ, क्या कभी किसी को देख कर लगा कि बस यही है जिसका हाथ थामा जा सकता है, जिसके साथ सुकून बिताई जा सकती है, जिसके साथ हर जख्म के बाद मरहम है? ईशा उसे देखती, अरे रिलैक्स, तू तो ऐसे बात करी है जैसे तू किसी के प्यार में पड़ गई।
जहाँ तक मेरी बात है, नहीं, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, या शायद हुआ भी हो, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कभी पता नहीं चला। सालू उसे देखती है, मुस्कुराती है। तू हमेशा से ऐसी ही रही ना। अच्छा बता, तुझे कैसा पार्टनर चाहिए? जो मेरे अंदर की बेचैनी को समझे, बिना बोले मेरी भावनाओं को समझ सके, ज़्यादा नहीं, इतना सा। और जो मेरे आर्ट को जस्ट टैलेंट न माने, मेरा तरीका मानने में दुनिया के सामने डट कर खड़ा हो। सालू उसे देखती है, और अगर ये सब क्वालिटी किसी दोस्त में हो तो ईसा उसकी तरफ कुछ देर देखती है और फिर स्केचबुक की तरफ नजरें झुका लेती है। तब डर लगने लगता है मैडम, क्योंकि दोस्ती में टूटने का डर प्यार से ज़्यादा बड़ा होता है। और एक बार प्यार में हारा इंसान तो जी भी ले, लेकिन दोस्ती में टूटा इंसान, दोस्ती में धोखा गया इंसान तो नहीं जी पाता। सालू धीरे से उससे कहती है, अच्छा तो तुम मुझसे डरती है ईशा? तो तुम मुझसे प्यार करती है? कभी कभी तो इतना कि मैं खुद से दूर होने लगती हूँ, है ना शालू? तो प्यार करती है ना मुझसे? ईशा मजाक करती है। सालू जैसे एकदम चुप हो गई थी। आज उसके दिल की बात ईशा की जुबान से निकली थी, लेकिन जानती थी वो कि ये महज एक मजाक है। शालू उसे देखती है। मैंने कभी तुझसे कुछ मांगा नहीं ईशू, बस पास रहना चाहा हमेशा। और पास रहकर तो बहुत दूर चली जाती है कभी कभी, जैसे कोई दीवार खड़ी हो गई हो हमारे बीच। आखिर क्या है जो तुझे इतना परेशान करता है शालू? सालू थोड़ी तीखी आवाज़ में, क्योंकि जब तू किसी अजनबी को देखती है तो तेरी आंखों में मैं कुछ ढूंढने लगती हूँ। ईशा चुप हो जाती है। शालू थोड़ी शर्मिंदा होकर कहती है, अच्छा और वो क्या ढूंढती हैं आप मैडम? सालू, अरे माफ़ कर, पॉसेसिव हो जाती हूँ, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। तेरे साथ किसी और को हो जाते देखना शायद मैं सीख नहीं पाई अभी, लेकिन फिकर नॉट, जिस भी दिन तुझे तेरे दिल का पार्टनर मिले सबसे पहले आके मुझे बताना। मैं होंगी वो इंसान जो तेरा हाथ उसके हाथ में रखूँगी, और ये वादा रहा। ईशा से देखती है। शालू, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे पुराना और मजबूत रिश्ता है मेरी जान, और हर रिश्ता प्यार में नहीं बदलता। सालों से देखती है, और कभी कभी हर प्यार दोस्ती से नहीं टिकता, है ना? करेक्ट। तो फिर हम दोनों ऐसे ही पागल सही हैं। बिल्कुल, और हम दोनों ऐसे ही परफेक्ट भी हैं। सालू हल्की मुस्कान मुस्काती है, और ईशा उसके हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। शालू उसे देखती है, कहती है, क्या चाहत है तुम्हारी? सालू, तू मेरी जड़ है, और शायद मैं अब उड़ना चाहती हूँ, और इसके लिए जड़ को तो थोड़ा छोड़ना पड़ता है ना। सालू मुस्कुराती है। उड़, मैं हमेशा तेरी ज़मीन रहूँगी, और जब उड़ते उड़ते यदि कभी मन थके तो वापस आना। वो जड़ सूखेगी नहीं, चाहे खुद ही खुद को पानी क्यों न देना पड़े, तेरे लिए हमेशा हरी रहेगी, ताकि जब भी तू उड़कर थक कर थोड़ा विश्राम करना चाहे, थोड़ा रेस्ट करना चाहे, उस जड़ के तने और पत्ते इतने मजबूत और कोमल हो कि तुझे आराम दे सके। अगर लौटना चाहे तो जानना कि ये अभी दोस्त बैठी है तेरी, जो तुझे आंख बंद कर कभी समझ सकती है। और इसके साथ ही दोनों चाय पीते हैं चुपचाप, जैसे चाय का हर घूंट कुछ अधूरा पूरा कर रहा हो, कुछ अधूरा बयां कर रहा हो। अगली सुबह कमरे में ठंडी सुबह की हल्की रोशनी थी। सालू आंखें खोलती है। सामने ईशा अपने बेड पर लेटी थी। कमरे में सन्नाटा था, जैसे रात ने कुछ कहकर सब चुप कर दिया हो। उसकी नज़र ईशा के स्केच बुक पर पड़ी, जो टेबल पर खुली थी। उसमें एक अधूरा स्केच था, 2 लड़कियों की पीठ, जिसके बीच में एक लंबी दीवार बनी थी। सालू स्केच देखती है और उसके दिल में कुछ छुप जाता है। क्या ये मैं हूँ? वो खुद से पूछती है। अंदर का संघर्ष, वो चाहत जो दोस्ती के लबादे में छिपा दी गई थी, आज जरा उधड़ा हुआ महसूस कर रही थी। सालू बिस्तर से उठती है, आईने में खुद को निहारती है और खुद से ही पूछती है, क्या मैं सिर्फ उसकी ज़मीन हूँ, या मैं बस एक छाँव थी किसी उड़ती हुई चीज़ के नीचे?
धीरे धीरे किचन में जाती है। ईशा चुपचाप चाय बना रही थी। शालू वहाँ आती है। दोनों के बीच हल्की चुप्पी थी, लेकिन ऑकवर्ड वाली नहीं, सुकून वाली, शांति वाली। ईशा पीछे मुड़ती है और मुस्कुराने की कोशिश करती है। उससे पूछती है, चाय बना रही हूँ, पिएगी? ले, तेरी बनाई चाय छोड़ने का मतलब है जिंदगी छोड़ना, और मैं अभी मरना नहीं चाहती। सालू से घूर कर देखती है। तुझे हमेशा ऐसी बातें करनी होती है ना? नहीं, लेकिन जब तू ऐसे घूर कर देखती है और मुझे डांटती है ना, हाय, दिल में गुदगुदी होती है, तो मज़ा आता है। तो इस कारण से तो बोलना बनता है, और वो तो मैं बोलूँगी। ईशा उसे देखती है, हंसती है। तो वो पागल है, कभी नहीं सुधर सकती। और इसके साथ ही दोनों चाय लेकर किचन से बाहर आते हैं। ईशा टेरेस पर चाय लेकर खड़ी थी और उससे कहती है, कल रात जो हुआ वो। सालू बीच में ही रोकती है। कुछ भी गलत नहीं था, बस बहुत कुछ कह दिया गया और शायद सुन भी लिया गया। ईशा धीरे से, मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहती। और सालू उसे देखती है, और मैं तुझे बहुत नज़दीक आकर खोना नहीं चाहती मैडम। तो हम दोनों जैसे पहले थे वैसे ही रहने वाले हैं। तेरे बिना बहुत कुछ अधूरा लगता है शालू, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं तुझे ही अधूरा न कर दूं। शालू अब उसे देखती है। मैं अधूरी हूँ, लेकिन वो तेरे बिना नहीं, तेरे साथ होकर भी हूँ, क्योंकि मैं हर दिन तुझे खुद से ज़्यादा चाहती हूँ। लेकिन वो चाहत एक दोस्ती के नाते है, और हर रात मैं चाहती हूँ कि तू सुकून की नींद ले, जिस पर तेरा अधिकार है, लेकिन तू कभी मानती नहीं है, जताती नहीं है। समय बीत रहा था और इसके साथ ही सालू याद करती है पुराने दिनों को, जब दोनों स्कूल साथ जाया करती थी, जब ईशा बारिश में भीगती थी और उसे वो छाते से ढक लेती थी। वो कभी मुझे उस नज़र से नहीं देखेगी, और मैं कभी उसे उस नज़र से देखना बंद नहीं कर सकूंगी। मैं उस जगह पर अपने दिल को हार बैठी हूँ, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और अगर ये प्यार है तो इसका मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये भी होता है ना कि वो जहाँ रहे खुश रहे, चाहे मेरे बगैर। और इसके साथ ही अचानक से ईशा उसके हाथ के सामने चुटकी बजाती है। ओए मैडम, कहाँ गुम हो गई? कुछ नहीं, सोच रही थी। और क्या सोच रही थी? यही कि तू जो चाय बनाती है उसमें ऐसा क्या डालती है कि चाय की रंगत और इसके स्वाद दोनों निखर आते हैं, क्योंकि वैसा ही तरीका तो मैंने भी आजमाया है। वेल, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, कभी बाद में बताऊंगी। ईशा सालू को टक्कर मारती है और वो दोनों फिर नीचे चले जाते हैं। जो भी है हमारे बीच, उसे नाम मत देना। नाम रखोगी तो परिभाषा भी आएगी, और परिभाषा के साथ बंधन। शालू से देखती है, और मैं तुझे बांधना नहीं चाहती, मैं बस तेरा हिस्सा रहना चाहती हूँ। तो तू फिर बेफिक्र हो, बेफिक्र इधर से उधर भाग, और तू वो हिस्सा है जो हमेशा सबसे गहरा रहेगा मेरे पास। सालू कहती है, तू जानती है ना, अगर तुझे कभी किसी ने कोई तकलीफ दी तो बेटा मैं तो चुप नहीं बैठूंगी, और उसे अपनी मुंडी उतरवानी पड़ेगी। फिर तो मुझे कोई गम नहीं, चाहे मेरे ऊपर केस भी हो जाए। ईशा उसकी आंखों में देखती है। हाँ, पता है चंडी देवी, तू मेरी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ेगी, और शायद मेरी सबसे मुश्किल भी तू ही है, क्योंकि तुम सबसे गहरा रिश्ता है मेरा। अब चल। हाँ, नहीं तो जब देखो तब सेंटी डायलॉग मारती रहती है। और इसके साथ ही सालू और ईशा कमरे से नीचे आ जाते हैं। कमरे में नीचे आने के बाद ये दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते हैं, और जाते वक्त शालू ईशा के पापा को बाय कहकर घर से बाहर निकल जाती है। ईशा नीचे आती है, जहाँ उसके पापा और दादी बैठे हुए थे, और दूर उसकी माँ उसे देखते ही मुंह फेर कर अपने कमरे में चली गई थी। ईशा को आज तक नहीं समझ में आया था कि उसके पापा से शादी के बाद जब से वो औरत आई थी, ईशा ने तो उसे माँ का ही प्यार दिया था। फिर आखिर ईशा को बेटी को भूलने में उन्हें क्या तकलीफ थी, और ये बातें रह रह कर उसके दिल के अंदर टीस बनकर उभर पड़ती थी।
खुद की माँ की जगह किसी और को माँ कहना, ईशा ने शायद अभी इतना खुद को तैयार नहीं किया था। और यही एक शायद कारण रहा होगा कि उस औरत ने भी ईशा को कभी बेटी के रूप में कबूला नहीं था। ईशा के पापा ईशा के मन की गहराई को तो जानते थे, लेकिन वो जानते थे कि वो ना इधर समझा सकते हैं और ना उधर, और इन दोनों के बीच वो ईशा के साथ खड़े रहते थे, उसका मजबूत हिस्सा बनकर, उसकी मजबूत पिलर बनकर। क्या होना था आगे, क्या बदलना था, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।